हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नीलकंठ। ये पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करें। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर के रुकने का संकेत दिया। संकेत अर्थात इशारा किया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही 1-2 लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। सुनने वाला थक कर वहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण यानी इतना छोटा, घुटन वाला, कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी बड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बाहरा ने कहा, भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला है। पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप तो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। जीवित यानी उनमें जान आ गई। अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो पिंजरा निर्जीव है, लेकिन कार में रखते ही ऐसा लगने लगा कि वो जीवित हो उठे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठल लिया। सब कहने लगे, अरे ये तो तीतर उठा लाए। उसने मोर बोला, तुम उठा लाए। मोर नहीं है, ये तीतर हैं। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। अर्थात मैं कई बार ठगी जा चुकी थी, इसलिए अब ये ठग शब्द से मुझे चिढ़ होने लगी थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वह दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्खा छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अर्थात जो मेरे रद्दी कागजों की टोकरी थी वो उसमें आ गए। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तावास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। अर्थात सोने के लिए रात को रद्दी की टोकरी में आ जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, यानी कि अचानक मेरे सामने आ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा यानी कि मेरी बिल्ली इस नवागतुकों यानी कि नए मेहमानों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना ठीक नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों
उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह्य कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के एक बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। यानी कि अब ये बड़े जाली घर में दोनों पक्षी पहुंचा दिए गए। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण यानी कि उनकी जांच पड़ताल करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल अर्थात तूफान आ गया। अर्थात उन दोनों पक्षियों के आते ही उस चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। सब बहुत ज़्यादा रोमांचित हो उठे, सारे पक्षी। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंग में था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक भंगिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ धृति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में समेटे और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वेली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, अर्थात उनकी गति को नहीं शब्दों में बयां किया जा सकता। ये था मोर का विकास। और मोरनी का विकास भी मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, अर्थात नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, अर्थात नीलकंठ सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखने लगा। वहाँ सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था, और घूम घूम कर मानव सबकी रखवाली करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्तक्रदन ना करने लगे उन्हें अधर में लटकाए रखता था। आर्तक्रदन यानी कि जोर जोर से ना चिल्लाएं। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेश संस्कार हो जाता था, यानी कि उनके कानों में छेद हो जाता था। पर वे कभी फिर उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छूल सा खेल खेलते थे, अर्थात वो अपने पंख फैला के बैठ जाता और सब छुपा छुपी का खेल उसके पंखों में खेलते थे। ऐसा ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर घुस गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे, अर्थात वो बेचारा ढंग से चिल्ला ही नहीं पा रहा था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी
और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा, यानी कि वो चेतना में नहीं था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। अर्थात उसने अपनी आवाज़ चारों तरफ फैलाई कि यहाँ पर कुछ अघटित हो गया है, यानी ऐसी घटना हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। ये समाचार उसने चारों तरफ फैला दिया। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णा देता रहा, यानी कि गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उसी पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। मोर एक कला प्रिय वीर पक्षी है, वो हिंसक मात्र नहीं। किसी की मृत्यु के लिए वो जिम्मेदार नहीं होता, वो किसी की मौत नहीं करता। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य में नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया था। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई विदेशी अतिथि ही पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयभूत हो उठता था। विस्मयभूत यानी कि आश्चर्यचकित। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता कि हंसी भी आती और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अर्थात तब वह जाली घर में नहीं टिकता था, उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही हुई थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वह हवा में उसकी आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मधुर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव यानी कि आनंद का उत्सव, आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक कथा है। अर्थात उन दोनों का जीवन बड़े आनंद से गूंज रहा था, लेकिन अचानक से एक बेमेल स्वर आ गया। चलिए अब उसके बारे में पढ़े, वो क्या था। एक दिन मुझे किसी कार्य से नक्खास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ के पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी।
यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। इस बार लेखिका ने सोचा कि वह कुछ नहीं खरीदेगी अब, लेकिन जब उसका ध्यान उस मोरनी पर गया तो वो असहज उठी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ? सारांश यह है कि एक 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की महरम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव में ही कुब्जा प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाई बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकारने पर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता। मंडलाकार यानी कि इस तरह किया करती, गोल आकृति। पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती। शून्यता यानी कि निराशापन था उसकी आंखों में। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। अर्थात मैंने नीलकंठ को पुकारा पर वो नहीं उठा, तो मुझे कुछ संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धारा में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। तरंगित यानी तरंग के समान बजने लगा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष सी हो गई, यानी कि उसके अंदर चेतना ही नहीं रही। कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कब्जी यानी अल्सेशियन कुत्ती उसके सामने पड़ी और स्वभाव के अनुसार उसने कलजी पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कलजी के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूलों पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो बच्चों, ये थी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पाठ। इस पाठ का मौलिक ज्ञान है वन्य जीव जंतुओं एवं पक्षी पशुओं के प्रति संवेदना, प्रेम का विकास तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। महादेवी वर्मा एक पशु पक्षी प्रेमी लेखिका है, जिन्हें पशुओं से, पक्षियों से बेहद लगाव है और वो उन्हें अपने साथ रखती है।
और इसी पर आधारित है दो मोर मोरनी की ये कहानी जो इस पाठ में आपको दी गई है, और इससे अलग अलग पक्षियों के स्वभाव का वर्णन इसमें किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।